राजवीर की साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन वह चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने अब एक और रास्ता चुना, मन के युद्ध का। महल में लौटकर उसने दादीसा के सामने पश्चाताप का अभिनय किया। मैंने बहुत गलतियां की दादीसा, लेकिन रियासत की विरासत की कीमत पर नहीं। मैं अब बदल गया हूं। दादीसा ने उसे एक चेतावनी के साथ महल में रहने की अनुमति दी, लेकिन यह निर्णय अवनी को खटक गया। जिसने झर फैलाया उसे अब विश्वास की छत क्यों? अवनी ने गौतम से कहा। गौतम ने शांत होकर जवाब दिया, शेर अगर वापस लौटे तो उसे जंगल में जंजीरों से नहीं, नजरों से बांधना होता है। गांव 6, वीरपुर, पितृसत्ता की सबसे ऊंची दीवार। वीरपुर में केवल पुरुष ही फैसले लेते थे। औरतों की दुनिया रसोई और बच्चों तक सीमित थी। वहां स्कूल था, लेकिन लड़कियों को जाने की इजाजत नहीं थी। गौतम ने गांव में एक प्रयोग शुरू किया, मां पाठशाला। अगर मां पढ़ेगी तो पीढ़ियां सुधरेंगी। वह हर सभा में यही दोहराता। अवनी ने गांव की महिलाओं के साथ बैठकर पहले दिन वर्णमाला से शुरुआत की। कुछ ने झिझकते हुए पेंसिल पकड़ी, कुछ ने आंखें नम करते हुए अपनी उम्र के बंधनों को तोड़ा। महल में राजवीर की चाल, दादीसा को अकेले में मिलना। राजवीर ने एक रात दादीसा से कहा, गौतम तो सिर्फ गांव में तालियां बटोर रहा है, लेकिन असली राजपाट संभालना कोई मजाक नहीं। उसकी नजरें रियासत से ज्यादा अवनी पर हैं। दादीसा के मन में संदेह का बीज पड़ा। अवनी का विरोध। पहली बार परिवार के खिलाफ अवनी ने दादीसा से कहा, अगर आपको लगता है कि गौतम सिर्फ दिखावा कर रहा है तो एक बार आप गांव चलिए। आपकी आंखें तय करेंगी, आपका दिल नहीं। दादीसा ने गौतम से कहा, मैं गांव चलूंगी, लेकिन बिना रानी के लिबास के, एक आम स्त्री बनकर। वीरपुर का दृश्य, दादीसा की आंखों में आंसू। गौतम दादीसा को वीरपुर की पाठशाला में लेकर गया। वहां बुजुर्ग महिलाएं क ख ग गा रही थीं। एक बच्ची अपनी मां को पहला शब्द पढ़ाना सिखा रही थी। दादीसा चुपचाप बैठी। फिर एक महिला उनके पास आकर बोली, आपको क्या लगता है रानी जी, हम भी पढ़ सकती हैं? दादीसा की आंखें भर आईं। नहीं, अब तो तुम हमसे आगे निकलोगी। महल लौटते समय उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, गौतम, तुम अब सिर्फ हमारे जमाई नहीं, हमारी रियासत की आत्मा हो। राजवीर का अंतिम दांव, अवनी के खिलाफ षड्यंत्र। राजवीर ने एक महिला को रिश्वत देकर अवनी के खिलाफ झूठा आरोप लगवाया कि उसने गांव में पुरुषों को अपमानित किया और रानी होने का दंभ दिखाया। अखबारों में खबरें उड़ीं। रानी अवनी ने ग्रामीण पुरुषों को कहा, अज्ञानी और गुलाम। गौतम ने पूरी सभा में अवनी को साथ बैठाकर कहा, अगर ये सच है तो मैं खुद सबके सामने उसका विरोध करूंगा, लेकिन अगर झूठ है तो हर झूठ को जलाना पड़ेगा। सच्चाई सामने आई। महिला ने कैमरे के सामने स्वीकारा कि उसे पैसे दिए गए थे। गौतम ने सभा में कहा, हमारे संघर्ष में अगर एक भी दाग झूठ का होगा तो जीत सच्ची नहीं होगी। अवनी और गौतम, एक नया रिश्ता, नई शुरुआत। उस रात महल में अवनी पहली बार गौतम के कमरे में आई। उसने अपना मुकुट गौतम की हथेली पर रख दिया। अब ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। गौतम ने कहा, हमारे बीच ताज नहीं, विश्वास होना चाहिए। चलो, हम एक और गांव बदलने निकलते हैं। रिश्ते अगर नापे जाएं ताज से तो प्रेम गरीब ही रह जाता है। गौतम ने महल की दीवारों पर यह वाक्य उकेरवाया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये घोषणा थी उस बदलाव की जो अब रियासत की नसों में दौड़ने लगा था। गांव 7, अमरपुर, जहां मृत्यु से भी डर नहीं, लेकिन बदलाव से है अमरपुर। रियासत के उस हिस्से में था जहां कर्मकांडों और रूढ़ियों ने लोगों को जकड़ रखा था। यहां बेटियों की शादी 5 साल की उम्र में तय हो जाती थी और स्त्रियां श्मशान नहीं जा सकती थीं। गौतम जब गांव पहुंचा तो एक अंतिम यात्रा निकल रही थी। सामने एक बूढ़ी औरत अपनी बहू की चिता की ओर जाते हुए दरवाजे पर रो रही थी। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसे विदाई देना चाहती हूँ। क्या औरतों का दुख कम होता है? गौतम ने झुंझलाकर कहा, नहीं, अब से ये नियम नहीं चलेगा। अंतिम विदाई का हक भी बराबरी से मिलेगा। अवनी का प्रस्ताव। महिला शमशान संस्था अवनी ने शक्ति विदाई मंडल की शुरुआत की, जिसमें गांव की महिलाएं अंतिम संस्कार में भाग लेंगी। मृतकों को भी बराबरी का सम्मान मिलेगा। परंपरावादियों ने इसका जोरदार विरोध किया।
गांव के मुखिया ने महल को पत्र लिखा। ये बदलाव रियासत को बांट देगा। महल में दरबार बुलाया गया। गौतम और अवनी पर खुले मंच पर सवाल उठे। क्या आप हर गांव की परंपरा तोड़ेंगे? एक बुजुर्ग सरपंच ने पूछा। गौतम ने जवाब दिया, परंपरा वो जो सम्मान दे, अपमान नहीं। मृत्यु की आग में भी अगर भेद है तो जीवन की लौ कब बुझ जाएगी। राजवीर की नई चाल। अवनी और राजा साहब के रिश्ते पर दाग। इस बार राजवीर ने अवनी के पिता राजा प्रताप सिंह के पुराने कर्जों को उठाकर मीडिया में फैलाया। एक झूठी खबर फैलाई गई। अवनी रानी नहीं बन सकती क्योंकि उनका परिवार धोखेबाज व्यापारियों से जुड़ा है। महल की प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा। दादीसा ने अवनी से अकेले में बात की। अगर यह सच साबित हुआ तो तुम्हें रियासत छोड़नी होगी। गौतम का निर्णय। राजनीति से हटने की घोषणा गौतम ने अगले ही दिन घोषणा की। अगर अवनी पर एक भी सच्चा आरोप साबित हुआ तो मैं स्वयं हर पद छोड़ दूंगा और सिर्फ किसान बनकर रहूंगा। फिर उन्होंने पूरे आरोपों की पड़ताल की। 4 दिन लगातार जांच के बाद सामने आया, राजवीर ने झूठे दस्तावेज बनवाए थे। महल की अदालत में राजवीर बेनकाब महल के खुले मंच पर सबूत रखे गए। दादीसा ने अपने हाथों से राजवीर के वस्त्रों से रॉयल चिन्ह हटा दिया। आज से तुम इस रियासत के नहीं, सिर्फ अपने पापों के उत्तराधिकारी हो। राजवीर को महल छोड़ने का आदेश मिला। गौतम और अवनी रिश्ते की नई कसौटी। उस रात अवनी ने कहा, तुम हर बार मेरे लिए लड़ते हो, क्या कभी ये रिश्ता खुद अपने लिए जिएगा? गौतम मुस्कुराया। जब रियासत सांस लेने लगेगी तब हम भी खुलकर जिएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक और गांव बदलना है। गांव 8, स्वराजपुर की ओर कदम। इस बार रियासत का सबसे कठिन गांव, जहां पंचायती व्यवस्था से ज्यादा दबंगों की सत्ता चलती थी, जहां न्याय केवल हथियारों से निकलता था। गौतम ने महल की तलवार की जगह कलम उठाई और कहा, अब समय है शिक्षा के सबसे बड़े आंदोलन का। एक ऐसा विद्यालय जहां हर उम्र के लोग पढ़ेंगे। और इसी के साथ कहानी मोड़ लेती है एक क्रांति की ओर, जहां रियासत में जन्मा एक जमाई पूरे राज्य का भविष्य बदलने जा रहा था। स्वराजपुर। नाम जितना क्रांतिकारी, हकीकत उतनी ही भयावह। यहां स्वराज केवल एक प्रतीक था, जमींदारों की सत्ता का, पंचायती दबाव का और महिलाओं की चुप्पी का। गौतम जब गांव पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक दृश्य था। एक लड़की को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह किताब लेकर मंदिर में गई थी। ज्ञान अपवित्र नहीं होता, इंसानों की सोच अपवित्र हो सकती है, गौतम ने धीमे स्वर में कहा। गौतम का सपना, जन ज्ञान मंदिर। गौतम ने फैसला किया कि वह गांव के सबसे पुराने बंद पड़े मंदिर को एक पब्लिक स्कूल में बदलेगा। भगवान के लिए बने भवन को अब इंसानों की समझ के लिए खोलना होगा। परंपरा के नाम पर आक्रोश भड़क उठा। गांव के धर्मगुरु बोले, मंदिर में किताबें रखोगे? ये धर्म का अपमान है। महल में फिर से बैठक। अवनी की पहल। अवनी ने दादीसा के सामने प्रस्ताव रखा। कभी आपने भी तो शिक्षा से दूरी झेली थी। अगर आज कोई लड़की मंदिर में पढ़ना चाहती है तो क्या हम मना करेंगे? दादीसा ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, अगर भगवान को किताबों से दिक्कत होती तो हर श्लोक जबानी ना सिखाया जाता। गांव में जन ज्ञान मंदिर की स्थापना। अंततः मंदिर को एक सार्वजनिक पुस्तकालय, जन विद्यालय में बदला गया। गांव की महिलाएं, लड़कियां और यहां तक कि बूढ़े भी वहां आकर पढ़ने लगे। एक नन्ही बच्ची ने बोर्ड पर लिखा, ज्ञान भी पूजा है। राजवीर की वापसी। छद्म रूप में राजवीर अब खुलेआम वापस नहीं लौट सकता था, लेकिन उसने स्वराजपुर में एक नकाब पहनकर एक नया नाम रख लिया, आर्य शास्त्री। वह गांव के परंपरावादियों को भड़काने लगा। आपका मंदिर अपवित्र हो गया है। वो रानी और उसका जमाई दोनों हमारी संस्कृति मिटा देंगे। स्वराजपुर में गौतम पर हमला। एक रात जब गौतम लाइब्रेरी में देर तक काम कर रहा था, वहां आग लगा दी गई। किताबें जलने लगीं, लेकिन गांव की एक लड़की सुहानी ने घंटी बजाकर सबको इकट्ठा किया और कहा, हमारी किताबें जल रही हैं, हम भी जलेंगे लेकिन चुप नहीं रहेंगे। गांव की महिलाएं टोलियों में पानी लेकर आईं। आग बुझाई गई। गौतम ने सुहानी को गले लगाया, तुम मेरे लिए आज की सबसे बड़ी नेता हो। अवनी और गौतम का संवाद। एक रिश्ता फिर परखा गया। तुम हर बार खुद को आग में झोंक देते हो गौतम, डर नहीं लगता? डरता हूं अवनी,
बस तुम्हारे खोने से, बाकियों से नहीं। तो एक वादा करो, अगर कुछ हुआ तो अकेले नहीं लड़ोगे, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। महल में एक विशेष कार्यक्रम, ज्ञान गौरव दिवस। दादीसा ने आदेश दिया कि हर वर्ष रियासत में ज्ञान गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें गांव के सबसे समझदार किसान, शिक्षक और महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। गौतम ने उस मंच पर कहा, मैं सिर्फ घर जमाई नहीं, एक विचार का वाहक हूं। रियासत को अब सिर्फ शाही खून नहीं, जागरूक दिमाग चाहिए। परछाइयां अभी बाकी हैं। राजवीर अब खुले युद्ध की योजना बना रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी और दिमाग में षड्यंत्र। अब सिर्फ अवनी या गौतम नहीं, मुझे रियासत ही जलानी है, उसने अपने कुछ वफादारों से कहा। लेकिन गौतम को इन हवाओं की भनक लग चुकी थी। अब अगला गांव नहीं, अगला मोर्चा महल के भीतर ही होगा। महल की दीवारें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। अंदर एक साजिश सांस ले रही थी और बाहर गौतम उस हर कोने को बदलने में लगा था जहां वर्षों से बदलाव की कोई रोशनी नहीं पहुंची थी। महल में मातम, राजा साहब की तबीयत बिगड़ी। राजा प्रताप सिंह, अवनी के पिता, अचानक एक सभा के दौरान गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, हृदय पर दबाव बढ़ रहा है, मानसिक तनाव ज्यादा है। अवनी कांप गई। मैंने कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा, वो तो पत्थर जैसे मजबूत थे। गौतम ने उसका हाथ थामा। पत्थर भी टूटते हैं अगर बहुत कुछ सहें। अब हमें उनकी ढाल बनना होगा। महल में शक्ति संतुलन की लड़ाई शुरू। राजा साहब की बीमारी के साथ ही महल के कई पुराने वफादार अब शक्ति हथियाने की कोशिश में लग गए। सबसे आगे था राजवीर का चाचा जयवर्धन सिंह। राजा साहब बीमार हैं, गौतम सिर्फ घर जमाई है, अब राज सिंहासन मुझे मिलना चाहिए। उसने दादीसा के सामने प्रस्ताव रखा। दादीसा ने कहा, तू वो शेर है जो सिर्फ गुफा की ताक में है। गौतम ने हर जख्म खुद सहा है और रियासत को सींचा है। लेकिन जयवर्धन चुप नहीं बैठा। महल में एक रहस्यमयी मौत, रसोई की सेविका, मृत पाई गई सेविका पुष्पा, जो अवनी की सबसे करीबी सहायक थी, एक सुबह मृत मिली। जांच में सामने आया, उसने महल के भोजन में जहर मिलने की सूचना गोपनीय रूप से दी थी। अवनी चीख पड़ी, गौतम, ये अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रही, ये एक खुला युद्ध है। गौतम की योजना, महल के भीतर गुप्त निगरानी व्यवस्था। गौतम ने सबसे पहले अपने पुराने मित्र, जासूस रह चुके तापस लाल को बुलाया। अब रियासत की दीवारें ही कान होंगी, जो बोलेगा पकड़ा जाएगा। हर कमरे में गुप्त चिन्ह और गुप्त संरचनाएं लगाई गईं, आवाज पकड़ने और गतिविधि ट्रैक करने के लिए। दादीसा और अवनी का टकराव। जब अवनी को पता चला कि गौतम ने महल में निगरानी तंत्र लगाया है, उसने नाराज होकर कहा, ये हमारा घर है, जासूसी का अड्डा नहीं। गौतम ने जवाब दिया, अगर घर में ही जहर घुल रहा हो तो चुप रहना अपराध है। दादीसा ने हस्तक्षेप किया, दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन वक्त का फैसला सबसे बड़ा होगा। राजवीर की वापसी। पहली बार बिना नकाब के राजवीर अब खुलेआम लौट आया। अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे खुलेआम सजा दो, लेकिन क्या मैं ही एकमात्र दोषी हूं? गौतम ने उसकी ओर देखा। कभी इंसान का अपराध उससे बड़ा नहीं होता अगर वो पश्चाताप करता हो, पर तू पश्चाताप नहीं, अवसर ढूंढ रहा है। रियासत सभा, उत्तराधिकार का निर्णय। महल में एक खुली सभा बुलाई गई। जयवर्धन ने फिर से सवाल उठाया, क्या गौतम, जो रियासत का मूल उत्तराधिकारी नहीं, सत्ता संभाल सकता है? गौतम शांत था, पर उसकी नजरें पूरे महल पर थीं। उसने एक प्रस्ताव रखा, उत्तराधिकार रक्त से नहीं, कर्म से तय हो। अगर आपको लगता है कि मैं अयोग्य हूं तो खुला मतदान हो। सभा में मतदान। रियासत की दिशा तय करने वाला दिन महल के वरिष्ठ जन, मंत्री, ग्राम प्रमुख, सेवक, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। दादीसा ने घोषणा की, जो सेवा करेगा वही सिर पर सेहरा पहनेगा। वोटिंग के नतीजे, 78% समर्थन गौतम के पक्ष में, जयवर्धन और राजवीर पराजित। लेकिन हार उनकी आंखों में नफरत का नया बीज बो गई। गौतम और अवनी, रिश्तों की नई कसौटी। रात को अवनी ने कहा, क्या अब भी तुम सिर्फ घर जमाई हो? गौतम मुस्कुराया, अब मैं घर भी हूं और जमाई भी। आने वाला संकट। एक गुप्त पत्र। अंत में गौतम को एक अज्ञात पत्र मिला। राज्य के भीतर ही एक और चेहरा है जो तुम्हारे सबसे करीब है
और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। महल की रौनक लौटती जा रही थी, लेकिन गौतम के दिल में अंधेरा गहराने लगा था। उस गुप्त पत्र ने उसकी नींदें छीन ली थीं। तुम्हारा सबसे करीब, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गौतम ने उस पत्र को बार बार पढ़ा, हर शब्द को चीर डाला, पर नाम नहीं था। पर शक की सुई घूमने लगी थी महल के हर कोने में। गौतम की खामोशी, अवनी की बेचैनी। तुम बदल गए हो गौतम, अब तुम हर किसी को दूर से देखने लगे हो। अवनी की आंखों में दर्द था। गौतम ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर तुम ही निकली तो मैं टूट जाऊंगा। तापस लाल की खोज। तीसरा चेहरा। तापस लाल ने जांच में पाया कि किसी ने राजा साहब की दवा बदल दी थी, जिससे उनका दिल कमजोर पड़ा। यह काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, ये सिर्फ कोई करीबी ही कर सकता है। जांच गहराई तो शक महल के एक बुजुर्ग मंत्री हरिदेव प्रसाद पर आया। उन्होंने ही जयवर्धन और राजवीर को अंदरूनी रिपोर्टें भेजीं। गौतम ने हरिदेव को बुलाया। इतने वर्षों की सेवा के बाद धोखा क्यों?